हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ तो छात्रों, आज हम लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आइए जानते हैं हम लोग, आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले छात्रों हम आपको बता दें कि पहला चैप्टर जो शीत युद्ध का दौर था, उसको 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अलग अलग समय में उसको हमने किस तरह पढ़ा, कौन उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बताई। शीत युद्ध की वजह से जो परिणाम उत्पन्न हुआ था उन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बताया, और शीत युद्ध की वजह से शीत युद्ध का क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या मतलब शीत युद्ध से संबंधित हर चीज़ें जो भी जानकारी की थी आपके सिलेबस में पहले चैप्टर में हमने उसको कवर किया। आज हम लोग शीत युद्ध के दौर पहले चैप्टर के बाद वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। आज जो हम लोगों ने चैप्टर चयन किया है ये दूसरा पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पार्ट है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि जिस तरह पृथ्वी दो ध्रुवों में बटी होती है, जो दोनों ध्रुव उसके मुख्य हैं, और पूरे पृथ्वी का जो मुख्य हिस्सा है दो ध्रुव, उसी तरह पूरे विश्व में दो देश ऐसे हैं जो ध्रुव का काम करते हैं। मतलब ये विचारों का ध्रुव, साम्यवाद और पूंजीवाद रूपी ये दो ध्रुव हैं, रूस और अमेरिका के रूप में। रूस जो है सोवियत संघ रूस जिसका पूरा नाम हुआ, ये वादी देशों का नेतृत्व करता है, और पूंजीवादी देशों को नेतृत्व करने वाला देश अमेरिका है। और दोनों के बीच बहुत ही टसन चला था 1945 से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1991 तक का जो दौर है बहुत ही परिश्रम और बहुत ही कष्टप्रद रहा। दुनिया के सामने ये संकट हमेशा ऐसी लगी रही कि लगता है तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ विश्व युद्ध, यह गनीमत रहा। लेकिन अगर हो जाता तो द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयंकर परिणाम सामने आते। इसको लेकर के पूरी दुनिया में चिंता होना स्वाभाविक है। और किसी तरह विश्व युद्ध टल गया, शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ। 1945 से लेकर 1991 तक रहा। इसके बीच 1962 का क्यूबा का मिसाइल संकट, 1968 में बर्लिन की दीवार बनाई गई, कोरिया का संकट, कांगो की लड़ाई, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिस समय लग रहा था कि रूस अमेरिका अब आमने सामने है, एक दूसरे से टकरा सकता है, और बहुत ही भयंकर परिणाम दिख रहा था कि हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ये हमारे और आपके सबके लिए ये अच्छा संकेत था, और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। यह पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर है। लेकिन क्यों नहीं हुआ और किस तरह शीत युद्ध खत्म हुआ, इससे आगे हम आज के चैप्टर में बात करेंगे। 1991 में जैसा कि हमने बताया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसके वजह से अब अमेरिका का जो सबसे प्रतिद्वंदी, सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी जो था, अमेरिका को टक्कर दे रहा था, उस देश रूस का खात्मा हो चुका था। रूस अब उस स्थिति में नहीं था, वो आंतरिक समस्याओं से जूझने लगा। उसके अंदर भी बहुत सारी परेशानियां आने लगी, देश के अंदर बेचैनी, परेशानी और तरह तरह की दिक्कतें आने लगी, जिसके वजह से वो अब अमेरिका का ना ही मुकाबला कर पाता था और ना ही अब विश्व के बड़े पैमाने पर वो अपनी इस स्थिति मजबूत दिखा सकती थी। तो 1991 में उसके छोटे बड़े कई गणराज्य अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, जिसके वजह से सोवियत संघ जैसी विशाल शक्ति और द्वितीय बड़ी महाशक्ति, दूसरी दुनिया का देश कहा जाने वाला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देश लड़खड़ा गया और अपनी अर्थव्यवस्थाओं सहित बहुत सारी स्थितियों से कमजोर हो गया। इसी घटना को हम दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं, क्योंकि पहला ध्रुव अमेरिका को माना जाता है और दूसरा ध्रुव जो है सोवियत संघ रूस को माना जाता है, जिसका कि अंत हो गया 1991 में। आइए उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अंत कैसे हुआ, क्या कारण थे इस सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप, कौन सी परिणतियां उत्पन्न हुई, और इसके वजह से विश्व के मानचित्र पर कौन सारे ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम हमें देखने को मिले, और विश्व के सामने क्या दिक्कतें आई या किस तरह की सुविधाएं आई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये रहा आज का परिचय था, है ना, परिचय था दो ध्रुवीयता का अंत
के बारे में। इसमें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, जब बुक निकालेंगे उसमें दूसरा चैप्टर जब एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले 3 तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। 3 तस्वीर में जो पहली तस्वीर है उसमें आपको दिखाई देगा कि एक बड़ी लंबी चौड़ी एक दीवार है सीधी खींची हुई, जो जर्मनी को 2 भागों में, स्पष्ट 2 भागों में बांटती है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी रूस के, सोवियत संघ रूस के विचारों से संपोषित होता था, और वही पश्चिमी जर्मनी जो था अमेरिका के प्रभाव के लिए जाना जाता था। और अमेरिका रूस दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन जर्मनी में बर्लिन की दीवार खींच करके किया था, जिसके वजह से जर्मनी की जो जनता थी वो 2 स्पष्ट भागों में बंट चुकी थी और 2 विचारों में बंट चुकी थी, पूंजीवाद और साम्यवाद का। तो इसका एक तस्वीर दिखाया गया है। और दूसरी तस्वीर उसमें ये दिखाया गया है कि वही जर्मनी की कुछ ऐसी जनता है जो बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही परेशान है कि किस तरह जर्मनी का हम विखंडन जो हुआ है इसको जोड़ दे, एकीकरण कर दे और उसको एक करके इस बर्लिन की दीवार को गिरा करके जर्मनी को एक मजबूत जर्मनी के रूप में देखे। इसके लिए वहाँ की जनता जो है उस दीवार में छिद्र करती है, उंगली से एक एक ईंट हटाने का प्रयास करती है। यह दूसरी तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर है कि उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उस दीवार की एक एक ईंट को आसानी से सबको एक एक ईंट हटा देता है और पूरा दीवार जो है थोड़े ही देर में गिर करके भरभरा जाता है। यह घटना नवंबर 1989 की है, जो बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। और इस तरह रूस और अमेरिका का जो टसन था जर्मनी में बर्लिन की दीवार की वजह से वो खत्म हो गया, वो जाता रहा। तो ये 3 तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह 2 ध्रुवीयता का अंत यहीं से शुरू होता है। तो परिचय हम लोगों ने जाना 2 ध्रुवीयता के अंत में शीत युद्ध का खात्मा जैसे ही होता है, तो शीत युद्ध का खात्मा ही होता है 2 ध्रुवीयता के अंत की वजह से। 2 ध्रुवीयता का में अगर रूस का अंत नहीं होता तो शीत युद्ध का शायद खात्मा भी नहीं होता, और शीत युद्ध का खात्मा नहीं होता, समाप्ति नहीं होती, तो निश्चित तौर से अमेरिका और रूस अब तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर चुका होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो 2 ध्रुवीयता के अंत में शीत युद्ध का खात्मा हुआ और शीत युद्ध के खात्मा की वजह से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हमारे ऊपर से, इस पूरे विश्व के ऊपर से जाता रहा। तो ये परिचय जानना है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है, परिचय के बाद दूसरा टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी। आइए, सोवियत प्रणाली, जैसे कि रूस का नाम हम लोग देखते हैं लिखा रहता है सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, या इंग्लिश में लिखा रहता है यूएसएसआर। जैसे कि इसको हम लिखते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोवियत प्रणाली क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यू से होता है यूनियन, यूनियन का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसको हम सोवियत यूनियन के भी नाम से जानते हैं, सोवियत यूनियन, यूनियन के भी नाम से जानते हैं। इसको सोवियत संघ भी कहा गया है, सोवियत प्रणाली भी कहा जाता है, और पूरा नाम सोवियत संघ रूस है, क्योंकि रूस एक बड़ा देश है और उसमें कई गणराज्यों को मिला करके बनाया गया, इसलिए इसका नाम संघ रखा गया। और सोवियत मतलब मार्क्सवादी विचारों से ये प्रभावित हुआ, इसलिए सोवियत संघ रूस इसका पूरा नाम है। ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, ये 1917 की बात है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि किस तरह रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ट्राटस्की की सरकार बनी, केरेंस्की की सरकार, लेनिन की है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। बोल्शेविक क्रांति के जो जनक थे व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, उनका मृत्यु जो है 1924 में हुआ। 1917 के वो बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे। तो 1917 में जो क्रांति हुई थी जिससे जार का अंत हो गया, जार रूसी शासक को कहा जाता है जार, और जार का जैसे ही अंत हो गया तो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ बनी, जो कि 1917 से लेकर के 1991 तक 90 तक जो है 72 साल तक ये लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिर गई और नई सरकार आई, जो 72 सालों का जो शासन था वो खत्म हो गया। वहाँ चुनाव हुआ था, तख्ता पलट हो गई, जिसके वजह से ये सोवियत प्रणाली विखंडित हो गई। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे भी। तो उस समय 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के फलस्वरूप रूस में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिला।
वहाँ की राजतंत्र के बारे में हम बताते हैं कि जब वहाँ जार निकोलस वहाँ का सम्राट था तो किस तरह उसके प्रति लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, जुलूस निकाला, रोटी दो को नारा लगाया, खूनी रविवार, लाल रविवार, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। और इन घटनाओं की वजह से वहाँ कितना बड़ा क्रांति हुआ, आंदोलन हुआ था, ये सारा चीज़ आप लोगों ने पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसका वर्णन हम नहीं करते हैं। यहाँ केवल ये बता दें कि 1917 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की वजह से वहाँ राजतंत्र खात्मा हो गया, एकदम स्वीप हो गया, क्लीन स्वीप हो गया है, समझिए राजतंत्र खत्म हो गया और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। प्रजातंत्र की वजह से लोकतंत्रात्मक ढंग से चुनाव होने लगे और नई सरकार आई। तो उसने 1917 ईस्वी में क्या किया कि छोटे बड़े जो गणराज्य थे, राजतंत्र के जो अधीन थे या कुछ अलग भी अपना अपना राजतंत्रात्मक ढंग से शासन चला रहे थे, उन सभी छोटे बड़े गणराज्यों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा गणराज्य का नाम दिया गया, जिसका नाम पड़ा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ, इसको इंग्लिश में ही यूएसएसआर कहते हैं, यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये नाम आया। तो इसमें रूस सबसे शक्तिशाली था, इसलिए इसका नाम प्रमुखता से ली जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे गणराज्य थे, छोटे बड़े, बहुत 15 गणराज्य थे ऐसे, जिनको शामिल करके एक बड़ा सा देश बनाया गया। और विश्व में ऐसा करने से विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस बन गया। हालांकि अभी भी है वहाँ क्षेत्रफल, अभी के डेट में भी विघटन होने के बावजूद भी जो छोटे बड़े गणराज्य थे वो बाद में 1991 के समय विघटित हो गए, सब अलग हो गए। फिर भी अभी पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस माना जाता है। तो ये रूस में ऐसी प्रणाली हुई। सोवियत प्रणाली क्या थी, इसका मतलब ही हुआ कि जो छोटे बड़े 15 गणराज्य थे, उन सभी गणराज्यों को मिलाकर के एक बड़ा सा संघ बनाया गया। इसी संघ को हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं, सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में यूएसएसआर कहा जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इस तरह सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आई और सोवियत प्रणाली के अस्तित्व में आते ही वहाँ राजतंत्रात्मक ढंग की जो शासन व्यवस्था थी खत्म हो गई और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था शुरू हो गई। तो ये जब नई सरकार आई, नया रूस में जब नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो रूस की स्थिति विश्व के मानचित्र पर कुछ अलग देखने को मिली। क्योंकि 1914 से जो 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रथम विश्व युद्ध में रूस जर्मनी से समझिए सशर्त अपना हार मान लिया, एक तरह से आत्मसमर्पण कर लिया और युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि वहाँ क्रांति हो चुकी थी। और इसी क्रांति का जो है कि उस युद्ध में हारने का जो है वहाँ की जनता ने गुस्सा फोड़ा वहाँ के जार पर और वहाँ के शासक पर और आंदोलन किया था। ये सब चीज़ आप लोग पढ़े हैं। और इसमें जो है क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस समय तो लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, दो बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ। जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जैसे ही उदय हुआ अमेरिका और दूसरी शक्ति बनी रूस। तो रूस ने अपनी शक्ति का प्रसार केवल अपने ही देशों और पड़ोसियों तक ही सीमित न रखा, बल्कि पूरे विश्व में अपने विचारों को फैलाया और उसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानने के लिए बहुत सारे देशों को न्योता दिया। बहुत सारे देशों को ये रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप साम्यवादी गुट को मानिए, हमारे फेवर में आइए, हमारे नेतृत्व वाले गुटों में रहिए, ताकि हम आपका बुरे समय पे और हर समय हम आपका हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे देशों ने सोवियत संघ का अपना गुट अख्तियार कर लिया और साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपना लिया। कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका के साथ चले गए, कुछ देश ऐसे भी थे जो न ही अमेरिका के साथ गए न ही रूस के साथ गए। उन्होंने एक तीसरी दुनिया के रूप में गुटनिरपेक्षता की नींव डाली और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जैसे कि भारत। तो ये सब भी है। अब रूस इतनी बड़ी महाशक्ति भाई बना कैसे, तो एक तो बड़ी जनसंख्या है वहाँ, साथ ही साथ वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है। वहाँ ऊर्जा संसाधन से लेके तेल, खनिज तेल, लोहा, इस्पात और भी बहुत सारे सुख सुविधाओं का वहाँ प्रचुरता है, जिसकी वजह से लोगों को किसी भी तरह प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। वहाँ उद्योग भी है, बड़े पैमाने पर उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग हैं, अनेक प्रकार के अन्य उद्योग भी है। बेरोजगारी से लड़ने के लिए भी बहुत तरह तरह की सुविधाओं का विकास है। तो सोवियत प्रणाली
में एक तरह से नौकरशाही का वर्चस्व शुरू हुआ। नौकरशाही का मतलब वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी लोकतंत्रात्मक ढंग से थी, लेकिन जो कर्मचारी थे, जो वहाँ की नौकरी पेशा जो लोग थे, उनका ज़्यादा बोलबाला होता था, उनकी ही चलती चलती थी। एक तरह से नौकरशाही लाल फीताशाही का वर्चस्व कायम हुआ, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों को एक आम लोगों को वहाँ अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था हो गया और नई सरकार जो है इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने की बजाय वो दूसरे तरफ अपना ध्यान देती रही, जिसके वजह से रूस के अंदर अनेक तरह के असंतोष उत्पन्न होने लगा। उसके बाद में जो है 15 गणराज्य एक एक करके, छोटे बड़े कई गणराज्य एक एक करके आज़ाद होने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे और रूस से बढ़ती दूरी इन गणराज्यों को एक अलग नाम दिया, जिसको स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल के नाम से हम जानते हैं। इनमें स्वतंत्र राज्यों ने अपना एक नया गणराज्य बनाया। ये एक आश्चर्य की बात थी, जिसके वजह से रूस का विखंडन यहीं से शुरू हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे कि रूस के विखंडन की वजह से कई परिणाम भी सामने आए। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रूस के विखंडन के कई कारण भी थे। ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी शक्ति धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी, इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी जल्दी समाप्त हो जाए। तो इसके पीछे कई कारण थे। सोवियत संघ अपना धौंस जमाने के लिए पूरे विश्व में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए देशों पर जोर देता था। 1917 में जो देश रूस के साथ आए थे और मिलकर के एक सोवियत प्रणाली का गठन किया था, उन देशों पर ध्यान देने की बजाय वो छोटे बड़े अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाता था, जिसके वजह से उन्हें आर्थिक लॉस और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश के अंदर भी हालात कमज़ोर होने लगे, जिसकी वजह से वह रूस कमज़ोर होता चला गया। कमज़ोर होने की वजह से ही रूस का विघटन हुआ। तो कौन से वो कारण थे? हालांकि रूस जितना मजबूत और जितना ताकतवर देश था, उसका अमेरिका के सिवा कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि रूस का बराबरी कर सके, लेकिन फिर भी रूस का खात्मा हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सोवियत संघ के अंदर प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। 1979 ईस्वी की बात है, 1917 है ना, 1979 यानी 1979 ईस्वी की बात है कि अफगानिस्तान के मसले पर रूस ने अफगानिस्तान को अपने तरफ अपने पाले में करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। करोड़ों अरबों रुपए उसने खर्च किए, बहुत तरह तरह की सहायता दी अफगानिस्तान को, जिसके वजह से ये बात रूस के जो अन्य गणराज्य थे उनको यह बात लग गई कि ये हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, तरह तरह की समस्याएं हैं, तो हमको ठीक करने की बजाय, हमको सहायता देने की बजाय ये अफगानिस्तान को सहायता दे रहा है और भी अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, जबकि इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उन देशों में एक तरह का असंतोष उत्पन्न हुआ, लाल फीताशाही थी, भ्रष्टाचार था, प्रशासन जो है अवरुद्ध हो गया तरह तरह से, है ना। और भी कई कारण ऐसे थे। 1970 आते आते उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी, प्रौद्योगिकी का थोड़ा सा कमजोर उत्पादन होने लगा। इसकी वजह से रूसी जो व्यवस्था थी लड़खड़ाने लगी और लड़खड़ाते 1970 के दौर जब आया तो उस समय रूसी अर्थव्यवस्था एकदम पूर्णतः लड़खड़ा गई, कमज़ोर हो गई, वो अब चलने के लायक नहीं बची और जिसके वजह से उसकी स्थिति उसी समय से कमज़ोर होती चली गई। उसी समय रूस में फिर बड़ी क्रांति हुई और इसी क्रांति का जो है कि उस समय जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का राष्ट्रपति था और 1985 ईस्वी में इन्हें जो है कि रूस का बनाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया और यह इन्हीं को राष्ट्रपति जब बनाया गया तो इनके शासनकाल में रूसी जनता क्षुब्ध रहती थी और लोगों को ज़्यादा अच्छा शासन नहीं मिल पाता था, भ्रष्टाचार चरम पर था। मिखाइल गोर्बाचोव की विदेशी नीति ऐसी थी कि वो अपने देश के अंदर आंतरिक नीतियों की बजाय वो विदेशी मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसके वजह से रूस में असंतोष उत्पन्न हुआ। और मिखाइल गोर्बाचोव के समय ही
यह सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और उसके बाद में जब क्रांति वहाँ शुरू हो गई, लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटाने के लिए आंदोलन करने लगे। तो इस आंदोलन का नेतृत्व वहीं के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। तो उस बोरिस येल्त्सिन ने मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध अपना एक टीम बनाया, आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और गोर्बाचेव को तख्ता से, सत्ता के शासन के पद से हटना पड़ा। जैसे उन्हें पदच्युत कर दिया गया तख्ता पलट करके 1991 ईस्वी के बाद, तो इस जो बोरिस येल्त्सिन का लोगों में ख्याति बढ़ा और इनको जो है कि अधिक मेहनत करने की वजह से और मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटाने में इनकी अहम भूमिका थी, इसी के वजह से बोरिस येल्त्सिन को वहाँ का सम्राट बनाया गया, वहाँ का मतलब राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, है ना। तो सोवियत संघ के विघटन के में मिखाइल गोर्बाचेव का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वह वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं, आशाओं, उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके। और बोरिस येल्त्सिन ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था कि मिखाइल गोर्बाचेव को जैसे भी हो पद छोड़ना पड़े। और वहाँ की जनता भी परेशान थी, तरह तरह की स्थितियों की वजह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, कृषि का उत्पादन कम हो रहा था, उद्योग धंधा ठप पड़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों की ऐसी स्थिति हो रही थी कि 1917 की जो जार के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, वैसे बहुत सारे कारण इस समय लक्षित हो रहे थे और दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ। और इसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता विखंडित हो गई, सत्ता का तख्ता पलट हो गया, बोरिस येल्त्सिन नए राष्ट्रपति बनाए गए, मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटना पड़ा। और मिखाइल गोर्बाचेव के पद से हटे बोरिस येल्त्सिन ने क्या किया कि कई सारे राज्यों को उसने संघ से अलग हट करके एक नया स्वतंत्र राज्य बनाने की जो बात चल रही थी उसको हवा देने का काम किया। तो सबसे पहले यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये 3 ऐसे गणराज्य थे जो सोवियत संघ रूस से अलग होने का फैसला सबसे पहले किया। उसके बाद में लिथुआनिया, लताविया, जॉर्जिया, एस्टोनिया, ये सारे गणराज्य एक एक करके अलग होते चले गए और रूस एकदम से दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। इस तरह यह घटना ने सोवियत संघ के विघटन को हवा दिया और सोवियत संघ के विघटन की स्थिति ऐसी चरमरा गई, इतना खतरनाक हो गया कि उसे जो है कि अब विश्व स्तर पर अमेरिका से लड़ने के बजाय वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझने लगा। अब बड़ी महाशक्ति के रूप में, दूसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में रूस अब नहीं रहा और रूस की शक्ति कमजोर हो गई। इसके वजह से वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझने लगा और अनेक प्रकार की परेशानियां वो खुद झेलने लगा, जिसके वजह से शीत युद्ध का भी खात्मा माना जाता है। और जो सोवियत संघ के जो आज़ाद हुए राष्ट्र थे छोटे बड़े, जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, है ना, बेलारूस, रूस, ये सारे अपने मिला करके, इन सारे 15 गणराज्यों ने मिलाकर के अपना एक अलग संगठन खड़ा किया, जिसको हम कहते स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल कहा जाता है। और ये 15 गणराज्यों को मिलाकर के एक अपना एक ऐसा संगठन बनाया, संघ बनाया, जिसके अंतर्गत ये गणराज्य थे। इसी को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसी को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल के नाम से जानते हैं। ये ऐसा संगठन है जिसमें ये 15 गणराज्य शामिल थे, वो 15 गणराज्य जो सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप सोवियत संघ रूस से अलग हुए थे। और इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ये तो हो गया गोर्बाचेव और सोवियत संघ, गोर्बाचेव किस प्रकार इसके लिए जिम्मेदार माने गए और बोरिस येल्त्सिन ने अपनी कैसी भूमिका निभाई, तो इसके बारे में हमने जाना। अब आइए तीसरा पॉइंट के बाद हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ के विघटन होने के पीछे कई कारण थे। एक कारण नहीं था कि इसी के वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, बल्कि सोवियत संघ के विघटन के कई कारण माने जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, सोवियत संघ का विघटन एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है कि यह न तो शुरू हुई थी और ना ही आखिर यह परिणाम था, कारण था। इसके
पहले भी कई व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, लड़खड़ाई थी, महाशक्ति कमज़ोर हुई थी और इसके बाद भी बहुत सारे होते। तो ये इतिहास में चलने वाली एक परंपरा के समान है, इतिहास में चलने वाली एक कालक्रम के अनुसार माना जा सकता है। लेकिन फिर भी कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जिसके वजह से ये व्यवस्थाएं समाप्त हुई। और तो इसकी कई कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण हम आपको गिना देते हैं। सबसे पहला है आर्थिक अवनति। आर्थिक उन्नति नहीं, आर्थिक अवनति। अवनति का मतलब पतन होना, आर्थिक पतन होने लगा। रूस जो है कि अफगानिस्तान, पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश और सभी छोटे बड़े देशों को पैसा देने लगा, बड़ा मोटा पैसा दे करके वहाँ की अर्थव्यवस्था को चमकाने लगा। और उसे केवल इसलिए कि विश्व स्तर पर हमारी एक मान प्रतिष्ठा धमक रहे, हम अमेरिका की मुकाबला करें, इसको लेकर के रूस ने अपनी बहुत अधिक पैसा जो है उन देशों के आर्थिक विकास के लिए लगाया, जिसके वजह से उसे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। आर्थिक तंगी की वजह से उसके बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, वहाँ बेरोजगारी चरम पर आने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोगों का जीवन पेशा परेशान होने लगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए तो जराइम पेशा लोग, जैसे कि गुंडा बदमाश होते हैं ना, वैसे जराइम पेशा लोगों की भी उत्पत्ति होने लगी। रूस में ऐसी स्थिति हो गई कि लोग नौकरी करने की बजाय लूट पूट करके खाने में अपना समय बिताने लगे। तो ये सब स्थिति रूस की इतनी आर्थिक अवनति हुआ, इतना बड़ा आर्थिक पतन हुआ, जिसके वजह से ये 15 गणराज्य अपने आप को रूस के साथ रख पाने में सफल नहीं हो पाए और विखंडन हो गए। तो ये पहली घटना मानी जाती है। उसके अलावा भ्रष्टाचार, तख्ता पलट हो गया। तो ये जो मिखाइल गोर्बाचोव था, वह उसकी ऐसी नीति नहीं थी, आंतरिक नीति ऐसी नहीं थी कि सभी गणराज्यों को एक साथ बांध कर वो रख सके और उसकी स्थिति को स्टेबल कर सके, बल्कि उसने अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों पर भी ध्यान नहीं दिया और उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था भी उसने नहीं किया। जबकि बोरिस येल्त्सिन ने जो यूक्रेन, रूस, बेलारूस, ये जो 3 गणराज्य थे अलग होने की जो सोच रहे थे, उसके बात को और उसकी क्रांति को उसने हवा देने का काम किया बोरिस येल्त्सिन ने, और उनसे समर्थन प्राप्त करके यहाँ की तख्ता पलट करने में वो कामयाब हो पाया। तो ये कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन एकदम आसान हो गया। इसके अलावा जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उसका उपयोग वहाँ के आर्थिक विकास के बजाय साम्यवादी अर्थव्यवस्था मानने वाले जो गैर रूसी जो देश थे, रूस से बाहर के जो देश थे, उन सब पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाया गया, जिसके वजह से सोवियत संघ में सम्मिलित जो गणराज्य थे वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोवियत संघ से हटने का एकदम अपना प्लान तैयार कर लिया। इसी के वजह से सोवियत संघ का भी विघटन हुआ और 70-72 साल का जो शासन था कम्युनिस्ट पार्टी की शासन, अब 1917 में जितनी दमखम से आई हुई थी शासन पर, गद्दी पर जितनी व्यवस्था के तहत, अब वो दमखम नहीं रह पाया। वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी अब कमज़ोर होने लगी, उसके अंदर वो अब स्टेमिना नहीं रह पाया शासन को सही से चला पाने का। वो द्वितीय विश्व युद्ध जीती हुई थी इस खुशी में और अमेरिका को टक्कर देने की खुशी में जो है कि दूसरे तरफ ध्यान दे रहा था। अपने आर्थिक विकास, लोगों की स्थिति, जीवन स्तर कैसे उन्नत हो, रोजगार कैसे लोगों को मिले, आर्थिक विकास कैसे हो, उद्योग धंधा कैसे स्थापित हो, इन सभी चीज़ों पर ध्यान न दे करके ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अन्य चीज़ों पर ध्यान दी जो गैर जरूरी थी। इसके वजह से भी सोवियत संघ के विघटन का रास्ता साफ हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने यहाँ सुधार करने की बजाय, अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय, उसने केवल वादा किया और वादा ऐसा ही किया कि वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों का असंतोष उत्पन्न हुआ, लोग काबू से बाहर होने लगे। उसके अलावा जो सोवियत संघ रूस था, वहाँ के मिखाइल गोर्बाचोव के अलावा जो वहाँ के बोरिस येल्त्सिन जो शासक बने हुए थे, उन्होंने अपने प्रोग्राम के तहत ही कहा था कि हाँ, हम जब राष्ट्रपति बनेंगे तो ऐसा काम करेंगे। उन्होंने क्रांति को हवा दिया जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन होना एकदम समझो तय माना गया। इन सारी बातों के बावजूद भी सोवियत संघ रूस का विघटन न होता यदि कुछ ऐसे कार्य किए जाते, जैसे इस पर्ण गणराज्यों को अलग होने की क्या वजह है, उन्हें दूर की जाती, उनसे वार्ता की जाती, उन्हें एक साथ रखने के लिए जो
आवश्यक फौरी कदम उठाने चाहिए वो उठाए जाते तो शायद नहीं होता, लेकिन उसके प्रति एकदम लापरवाह था शासन व्यवस्था, रूसी प्रशासन, जिसके वजह से उसका विघटन होना एकदम सुनिश्चित हो गया। और भी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और भी बहुत सारे गणराज्य ऐसे थे जो रूस में अपनी राष्ट्रीयता संप्रभुता की वजह से उसमें राष्ट्रीयता संप्रभुता की जो भावना होती है उसका क्षोभ होने लगा, लुप्त होने लगा और वो अलग थलग पड़ने लगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी शक्ति रूस थी वो खुद सोवियत संघ रूस से पहले ही मर्तबे में अलग हो चुका था। अब जो शेष रूस था उसमें अब उतनी शक्ति नहीं बची हुई थी कि उसको संभाल सके कोई, इसके वजह से भी सोवियत संघ का विघटन होने लगा। और इसी तरह करते करते 15 गणराज्य जो थे 1917 में जो एक साथ आए हुए थे वो 15 गणराज्य एक एक करके छोटे छोटे भागों में बढ़ते चले गए। और उसके बाद में उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो रूस से अलग होकर के अपना एक अलग राष्ट्रकुल बनाया। और इस तरह रूस का विघटन जो है कि बहुत बड़ा कारण बना। शक्तिशाली देशों में जब भावना प्रबल हो जाएगी अलग होने की तो छोटे छोटे गणराज्यों की क्या बात थी, उन्हें भी अलग होना ही पड़ा। इस तरह सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो हमने आज जाना कि दो ध्रुवीयता के अंत में परिचय क्या है, सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, सोवियत प्रणाली कैसे बनी हुई थी, मिखाइल गोर्बाचोव का शासनकाल कैसा चला, बोरिस येल्त्सिन कैसे शासन में आए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे वो कारण थे कौन कौन से, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे भी जानेंगे। इसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दिया जाए। इस वीडियो को आप लोग देखें, जो भी बात समझ में नहीं आती है उसे पॉज करके बैक करके पुनः देखें। बावजूद इसके कुछ बात अगर समझ में ना आए, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पूछने की ज़रूरत हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कमेंट करें, हम उसका तत्काल जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और आप लोग घर पर रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई की सहयोग की ज़रूरत है, उसके लिए हम तत्पर हैं। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद छात्रों।